दोस्तों, ये जो स्लाइड आप अपने सामने देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये बेसिकली क्या है। तो जब भी आप गूगल या फेसबुक या इंटरनेट के किसी भी डोमेन नेम को जब आप एक्सेस करते हैं, डोमेन नेम से बोलने का मतलब है वो नाम जिस नाम से आप किसी भी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, जैसे google.com, facebook.com, twitter.com, ये बड़ा ही कॉमन या पॉपुलर नेम है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपके कंप्यूटर को गूगल तक पहुंचने के लिए उनके नाम की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उस कंप्यूटर की एक एड्रेस होते हैं जिसे आमतौर पर हम लोग आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो आपके कंप्यूटर को एक्चुअल में एक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिस एड्रेस के थ्रू वो आपके रिक्वेस्ट को गूगल तक पहुंचा सके और गूगल से वो रिक्वेस्ट आप तक रिटर्न आ सके। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, जो पूरे काम होते हैं, ये करने के लिए एक्चुअल में हम लोगों के नेटवर्क में एक सर्वर होते हैं, जिस सर्वर को हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सर्वर, अलग अलग नाम से बोला जा सकता है। शॉर्ट में हम लोग इसको डीएनएस सर्वर बोलते हैं। मैं यूं कह दूं कि डीएनएस जो है ये हमारी इंटरनेट की बैकबोन है, तो ये गलत नहीं है। बैकबोन बोलने से मतलब ये है कि बिना डीएनएस का हम इंटरनेट में भले ही ईमेल करें, किसी वेबसाइट को एक्सेस करें, किसी से हम लोग वीडियो चैट करें, कोई हम लोग स्ट्रीमिंग देखें, ये संभव ही नहीं है एक यूजर के लिए। क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है कि किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो उनके आपको आईपी एड्रेस को रिमेंबर करना है, ये बड़ा जटिल है और आमतौर पर ये यूजर फ्रेंडली नहीं माना जाता। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि डीएनएस की एक्चुअल में जो इंटरनेट में रोल है या उनका काम करने का तरीका है, उनका जो फंक्शंस है, ये क्या है और किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में डीएनएस सर्वर का सेटअप होता है। यूजर के प्रोस्पेक्ट से भी इसको हम लोग समझेंगे, एज वेल एज हम लोग इंटरनेट के अंदर में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो सर्वर के सेटअप्स होते हैं या किसी भी कंपनी के जो सेटअप होते हैं, हम लोग उनके बारे में भी समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये यहाँ पर देखिए आपके सामने तीन अलग अलग यूजर आ गए। अलग यूजर से बनने का मतलब ये तीन ह्यूमन बींग है, तो बहुत स्वाभाविक है तीनों का नाम होगा, राम है, रहीम है, जॉन है। और इस नाम के जगह यदि आपको ये बोला जाए कि आप इनको एक नंबर के थ्रू कॉल कर लो, लाइक 1074, 75, 76, तो आप कहेंगे यार ये नाम जो है ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। एक नंबर को 1074, 75, 76 इसको रिमेंबर करने से बेहतर चॉइस है कि हम उनके नाम को रिमेंबर करें। तो ये हम इंसानों का जो प्रेफरेंस होता है वो नेम को लेकर ज़्यादा होता है, उनको रिमेंबर करना हमारे लिए बड़ा सहज होता है, ईजी होता है कंपेयर टू ये नंबर। लेकिन यदि मैं कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में देखूँ या कोई भी नेटवर्क डिवाइस, आपके स्मार्टफोन हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, जिनके थ्रू आप इंटरनेट में ट्रैफिक को सेंड या रिसीव कर सकते हैं, उनके केस में ये अपोजिट है। अब अभी देखिए यहाँ पर तीन अलग अलग कंप्यूटर आ गए, इन तीनों कंप्यूटर के भी नेम हो सकते हैं, बट जब आप इंटरनेट में कोई ट्रैफिक सेंड करते हो तो ये कहते नहीं भाई मैं तो राम, रहीम या जॉन के नेम से इस कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे उनके लिए उनके एक नंबर बेस्ड एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे इंटरनेट के भाषा में यदि हम लोग बोलें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या शॉर्ट में हम लोग इसको आईपी एड्रेस कहते हैं। ये दो तरह के वर्जन्स में आते हैं। मेरे डायग्राम में जो है ये आईपी वर्जन 4 के ऊपर है, तो न्यूअर वर्जन जो है वो IPv6, जो कि आमतौर पर आपके जियो के फ़ोन में भी अवेलेबल है। तो ये जो गैप आप देख पा रहे हो कि हम लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें तो किसी को कनेक्ट करना है तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, राम, रहीम, जॉन, और कंप्यूटर कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो, मेरे लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस नहीं है, मेरे लिए किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो उसका स्पेसिफिक एक एड्रेस है, वो एड्रेस ही मुझे चाहिए। अब सोचिए कि यदि आप हर बार किसी न किसी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, कोई ईमेल सर्वर को आप कनेक्ट करते हैं, कोई स्ट्रीमिंग सर्वर को आप कनेक्ट करते हैं, और हर बार यदि आपको एक आईपी एड्रेस को रिमेंबर करना पड़े तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाए। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होता है कि आप एक टेलीफोन के डायरी या टेलीफोन के बुक
या फ़ोन बुक जैसे चीज़ों को मेंटेन करते, जहाँ पर आप क्या करते, उस कंप्यूटर या उस वेबसाइट की नेम एंड उससे एसोसिएट जो आईपी एड्रेस होता है वो आपको लिख के रखना पड़ता है। तो फ़ोन बुक आ जाने से हमारे कंप्यूटर में जिस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हमारी फ़ोन बुक में है। हम लोग क्या करते हैं, किसी को फ़ोन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके जो मोबाइल के नंबर हैं उस नंबर को उस इंसान से जिसके पास वो फ़ोन हो उनके नाम से हम सेव कर लेते हैं, लाइक रवि, श्याम, घनश्याम, और फटाक से हम लोग फ़ोन बुक में जाते हैं, उनको सर्च करते हैं और उनको हम लोग कॉल लगा देते हैं। अब ये फ़ोन बुक की जिम्मेवारी है कि रवि की जो फ़ोन उससे एसोसिएट है वो कौन सी है वो बताएगा। बट ये थोड़ा सहज है, बट इंटरनेट में ये इतना भी सहज नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे ये एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है। मान लेते हैं आप चाहते हो, आप अपने किसी कंप्यूटर में ब्राउज़र को ओपन करते हैं और आप लिख देते हैं www.example.com। इसका मतलब ये हो गया सिंपल तरीके से यदि समझे कि भाई मुझे example.com के नाम का एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मुझे कनेक्ट करना है, उनके पेज को आप मेरे सामने हाजिर करो। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर क्या करेंगे, यहाँ पर आपके कंप्यूटर रोल में आ गए, आपका वाले ये कंप्यूटर है जिसका नाम है PC001 और इस कंप्यूटर के भी आईपी एड्रेस होते हैं लाइक 2.2.2 और आपको जाना है इस example.com के पास जिसकी आईपी एड्रेस है 1.1.1। लेकिन आपने इनके सिर्फ नेम को बताया है, जबकि आपके कंप्यूटर को उनकी आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस के बारे में आपके कंप्यूटर को नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके कंप्यूटर बोलेंगे ओके आप थोड़ी सी कुछ माइक्रोसेकंड तक वेट करो, मैं कहीं और से example.com की आईपी क्या है इसको पता करके आता हूँ और आपको example.com तक पहुँचा देंगे। तो अब आपके कंप्यूटर क्या करेंगे, यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे किनको, रिजॉल्वर को। रिजॉल्वर का मतलब होता है एक ऐसी डीएनएस सर्वर जिस सर्वर के पास क्लाइंट सबसे पहले एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि भाई आप मुझे बताओ example.com एक वेबसाइट है जिसको हमारे यूजर ने ब्राउजर में जाके यूआरएल में टाइप किया है और example.com की कौन सी आईपी एड्रेस है आप मुझे बताओ। रिजॉल्वर एक डीएनएस सर्वर होते हैं जो आमतौर पर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास होते हैं। जैसे आप जियो के नेटवर्क यूज कर रहे हो तो जियो के अपने नेटवर्क में ये सर्वर अवेलेबल होते हैं, या आप चाहे तो बहुत सारे पब्लिक रिजॉल्वर भी अवेलेबल हैं, गूगल, सिस्को, अलग अलग कंपनियां ऑफर करती है, आप उनको भी यूज करते हैं। तो ये पहली रिक्वेस्ट को जो सेंड करता है वो कहाँ करेगा, रिजॉल्वर के पास। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बताए। तो रिजॉल्वर के पास यदि आपके पहले भी किसी और यूजर ने example.com को कनेक्ट किया है तो उनके पास इसकी एक कॉपी पहले से ही सेव होगा जिसमें example.com की आईपी एड्रेस क्या है वो वहाँ पर मेंशंस होंगे, तो उनको देख के वो बता देंगे। और यदि वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल पर जिनको बोला जाता है डीएनएस का रूट सर्वर। डीएनएस जो रूट है ये एक्चुअल में इंटरनेट का जो नेम का सिस्टम है, इसका आप एक तरह से बोल सकते हो ये उसके कर्ता धर्ता है। वर्तमान में जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ दुनिया भर में अलग अलग इस तरह के डीएनएस रूट जो हैं वो टोटल 13 सर्वर हैं, डीएनएस रूट सर्वर, जिनको 12 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया भाई दुनिया के एक हिस्से में आप संभालो, दूसरे हिस्से में ये संभालेगा, तीसरे में ये संभालेंगे, चौथे में ये संभालेंगे, लाइक दैट। तो वर्तमान में टोटल 13 ऐसे रूट डीएनएस सर्वर हैं जिनके पास रिजॉल्वर क्या करते हैं, जब उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो तो डायरेक्टली वो जाते हैं कहाँ पर, रूट डीएनएस के पास। अब रूट डीएनएस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो उनके बारे में बताए कि आपको ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकता है। मेरी बात पर ध्यान देना है, ये उनके पास भी अवेलेबल नहीं होते हैं बट वो बता देते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेंगे। तो आपने जो रिक्वेस्ट किया है वो सबसे पहले देखते हैं कि आपको किस तरह के डोमेन में जाना है। तो मेरे केस में यहाँ पर जो डोमेन है इसका लास्ट में है .com और इसके आगे भी एक डॉट होते हैं, इसका मतलब होता है रूट। ठीक है, तो ये जो .com डोमेन है, इसी तरह से यदि किसी का .in हो, किसी का .org हो, तो अलग अलग तरह के डोमेन के कैटेगरी के लिए अलग अलग सर्वर हैं जिनको टॉप लेवल डोमेन सर्वर बोला जाता है, या शॉर्ट में हम लोग TLD सर्वर बोलते हैं।
तो रूट डीएनएस यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपके रिजॉल्वर को बता देंगे कि .com डोमेन तक पहुंचने के लिए कौन से सर्वर अवेलेबल हैं और उनकी आईपी एड्रेस क्या है। ध्यान रहे, example.com की क्या आईपी एड्रेस है ये रूट डीएनएस नहीं बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं कि .com की जो टॉप लेवल डोमेन है वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ भाई, 3 नंबर स्टेप में इन्होंने इंफॉर्मेशन इनको रिटर्न बता दिया रिजॉल्वर को कि आपको टॉप लेवल डोमेन तक कैसे पहुंचना है। अब .com के लिए अलग टॉप लेवल होंगे, .in के लिए अलग होगा, .org के लिए अलग होंगे। राइट नाउ मोर देन 350 प्लस टॉप लेवल डोमेन होते हैं जो दुनिया भर में यूज किए जाते हैं, जिसमें से .com सबसे ज़्यादा कॉमन है या पॉपुलर है। .in एक कंट्री स्पेसिफिक है, जो इंडिया के लोग हैं जो या इंडिया में बिजनेस करते हैं वो .in यूज करते हैं, यूके वाले .uk यूज कर लेते हैं। ORG वगैरह वो लोग यूज करते हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हो। अब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो .edu यूज कर लेते हैं, ठीक है। किसी को मोबाइल से ओरिएंटेड कोई चीज़ चलाना है तो वो .mobi यूज कर लेते हैं, किसी का टीवी से ओरिएंटेड हो तो .tv यूज कर लेते हैं। हालांकि ये जो डोमेन नेम मैं बता रहा हूँ .mobi .tv ये इतने पॉपुलर नहीं है जितने कि .com .in .org .edu है, बट सारे डोमेन को टॉप लेवल डोमेन बोला जाता है और ये वर्तमान में 350 प्लस है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके रिजॉल्वर को पता चल गया कि .com के जो टॉप लेवल डोमेन है वो कौन से हैं, वहां पर जाके हम लोग चीज़ों को समझेंगे तो हमें जानकारी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट ये 4 नंबर स्टेप में फिर से example.com के बारे में पूछ रहे हैं, किनके पास जाएंगे, टॉप लेवल डोमेन के पास, यानी कि TLD। ये जो TLD होते हैं ये .com डोमेन के लिए अलग होते हैं, .in के लिए अलग होते हैं, .org के लिए भी अलग होते हैं और ये भी ग्रुप ऑफ सर्वर होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि .com के जो पूरी दुनिया में होगा वो सिर्फ एक ही सर्वर होगा, ये भी दुनिया के अलग अलग हिस्से में लिस्ट किया गया है। अब ये TLD सर्वर क्या करेंगे, इनको ये पता है कि example.com जो है यहां तक की जो बात है, ये जो नाम है इस नाम को किस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास इसको रजिस्टर्ड किया गया है, ठीक है। अथॉरिटी बोलने का मतलब हो गया कि जब आप कोई डोमेन नेम लेते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, जो अवेलेबल नेम हो वो नेम आपको पहले रजिस्टर कराना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल GoDaddy हो गया या आपके name.com हो गया, इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वहां पर जाके आप इनको रजिस्टर करते हैं। अब यहां से वो नेक्स्ट आपको क्या बता देंगे कि example.com का जो एक्चुअल सर्वर है वो कौन से हैं, ठीक है। अब 5वें स्टेप में आपको किनके आईपी एड्रेस बता गए जहां पर example.com को रजिस्टर्ड किया गया है, ठीक है। अब आपके रिजॉल्वर क्या करेंगे, यहां से फिर से वो इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे कि भाई आप मुझे बताओ www.example.com कौन से हैं, और ये रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी, ये नेक्स्ट सर्वर के पास जाएगी जिनको बोला जाता है ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। ये लास्ट सर्वर है जिस सर्वर के पास एक्चुअल में आपके डोमेन के इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। और नेम सर्वर बोलने से मतलब ये हो गया कि डीएनएस के वो सर्वर जो सर्वर एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है नेम टू आईपी और आईपी टू नेम को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल GoDaddy में लिया आपने, तो GoDaddy के पास उनके नेम सर्वर होते हैं जहां पर उस डोमेन नेम से जो रिलेटेड चीजें हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपके रिकॉर्ड होंगे वो वहां पर मेंशन होता है। रिकॉर्ड बोलने का मतलब हो गया कि जैसे यहां पर example.com ये मेरी डोमेन है। अब इस डोमेन के अंदर में हम एक वेबसाइट चला रहे हैं जिसकी नाम है www, यानी कि पूरी नाम हो गया www.example.com। अब इसी में यदि उनको फाइल सर्वर चलाना हो तो यहाँ ऐसा हो सकता है ftp.example.com, राइट। तो ये वाली एक अलग रिकॉर्ड होगी, ये वाली एक अलग रिकॉर्ड होगी, इसको ए रिकॉर्ड बोला जाता है। रिकॉर्ड के बारे में हम लोग थोड़ी बाद में समझते हैं। तो इन्हें पता है कि ये जो नीचे सर्वर आप देख रहे हैं example.com www.example.com इसकी एक्चुअल आईपी एड्रेस क्या है। अब ये आपको एग्जैक्टली बता रहे हैं, आपको यहां बोलने का मतलब है आपके रिजॉल्वर को बता रहे हैं कि भाई example.com कौन से है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, आपके जो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर है इन्होंने बता दिया कि example.com कौन सी है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि इस पर्टिकुलर जो हमारे ऑथोरिटेटिव सर्वर है इसके नीचे भी हम लोगों का यहाँ पर अलग अलग सब डोमेन हो सकते हैं।
ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम लोग ने क्या किया है, kolkata.example.com बना दिया, तो example.com का ही वो एक सब डोमेन है, delhi.example.com बना दिया, तो कोलकाता एंड दिल्ली के भी अलग अलग ऑथोरेटिव नेम सर्वर हो सकते हैं। तो उस केस में ये क्या करेंगे, आपको सब डोमेन की इंफॉर्मेशन के बारे में बता देंगे और वहां से ये चीज़ों को वो रिट्रीव करके आपको देते हैं। बट बहरहाल इस जो मेरे पिक्चर है इसमें मैंने सब डोमेन नहीं रखा है। अब आपके कंप्यूटर को यहाँ पर जो मेरे रिजॉल्वर है, इस रिजॉल्वर को ये पता चल चुका है कि 1.1 कौन है, तो 8वें स्टेप में उन्होंने क्या किया, आपको वो इंफॉर्मेशन दिया और खुद के पास भी उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लिया, कहाँ पर, एक मेमोरी में, जिसे कैश मेमोरी बोला जाता है। इसलिए सेव कर लेते हैं ताकि फर्दर कोई PC 002 या 3 आए तो उनको फिर से www.example.com के IP एड्रेस जानने के लिए उनको रूट DNS, TLD, देन ऑथोरेटिव नेम सर्वर, इतनी दूर की जो जर्नी है उनको नहीं करना पड़ेगा। और ये एक सर्टेन टाइम तक स्टोर होते हैं, जिसको आमतौर बोला जाता है टाइम टू लीव। ठीक है, एक अमाउंट ऑफ टाइम होते हैं, वो मे बी 2 days के हो सकते हैं, 3 days के हो सकते हैं, उस सर्टेन टाइम तक वो सेव रखते हैं। इस टाइम के बाद यदि उनकी एड्रेस कभी चेंज होता है, ये जो हमारी सर्वर है, तो फिर क्या होगा, वो उस रिकॉर्ड जब उसके कैश से डिलीट हो जाएंगे तो फिर से वो नए प्रोसेस करके उनके जो नए एड्रेस हैं उनको रिसीव करेंगे। इसलिए ये माना जाता है कि यदि आप कभी भी कोई सर्वर के IP एड्रेस को या डोमेन नेम में कोई भी चीज़ों को चेंज करते हैं तो उनको अपडेट होने में, उनके जितने भी कैश में इंफॉर्मेशन है वो टोटल हट के नई इंफॉर्मेशन आने में कई बार 48 आवर या 72 आवर्स लग जाते हैं। अब आपके कंप्यूटर के पास ये एड्रेस आ चुका है, आप देख सकते हो व्हाट इज IP था, यहाँ पर इनको IP एड्रेस पता चल चुका है। अब आपके कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, एक डेटा पैकेट फॉर्म करेंगे और वो रिक्वेस्ट को सेंड कर देंगे कहाँ पर, आपके वेब सर्वर के पास। ये 9th नंबर स्टेप में हो रहा है, जिसको बोला जाता है HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, कि भाई आपके पास जितने भी सारे वेब पेज हैं उनमें से सबसे जो मेन पेज है, जिसको आमतौर पर हम लोग होम पेज या इंडेक्स पेज बोलते हैं, उस पेज को आप हम तक डाउनलोड करा दें। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या करेंगे, अपनी जो मेन वाली पेज है वो उन तक पहुंचा देंगे और उससे सारे पेज क्या होते हैं, हाइपरलिंक किए हुए होते हैं। ठीक है, तो आपको उसके अबाउट देखना, तब क्लिक करते हैं, आप वहां तक पहुंच जाते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये पूरी प्रोसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर आपके तरफ से जो कॉन्फ़िगरेशन करना होता है वो सिर्फ ये है कि आपके इस कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि आपके DNS सर्वर नेटवर्क में कौन सा है। ठीक है, और DNS सर्वर के अलावा भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके कंप्यूटर को होना चाहिए, लाइक IP एड्रेस होनी चाहिए, सबनेट मास्क होनी चाहिए। ठीक है, IP एड्रेस के थ्रू क्या होता है, आपके कंप्यूटर के आइडेंटिफिकेशन होती है। सबनेट मास्क के थ्रू ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के कितने एड्रेस में नेटवर्क है और कितने में होस्ट है, और अपने नेटवर्क से बाहर जाने के लिए डिफॉल्ट गेटवे होना चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे। एंड DNS सर्वर मैंडेटरी है, और इसमें 2 तरह के DNS हो सकते हैं। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्रेफर्ड DNS एंड सेकंड को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव DNS। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस चला, ये कब पॉसिबल है, जब आपके कंप्यूटर को पता हो कि मेरे नेटवर्क में DNS सर्वर कौन है। और ये टोटल जो चीज़ें होती है ये बिहाइंड द सीन होता है, यानी कि आपको पहुंचना है example.com के तक, लेकिन example.com की जो IP एड्रेस है, उस IP एड्रेस के बारे में आपके कंप्यूटर को नहीं पता है, इसलिए उनको क्या करना पड़ा, इतने सारी चीज़ों को प्रोसेस करना पड़ा। ये एक तरह का एक एडिशनल टास्क हो गया, ओवरहेड टास्क हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को DNS ओवरहेड के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट टाइम यदि आपके कंप्यूटर में फिर आप example.com बोलते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर के अंदर में कैश मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं, ताकि उनको वहीं से वो इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपके ब्राउजर भी उसको सेव करके रखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, example.com टाइप करेंगे, आपके ब्राउजर अपने केस में देखेंगे भाई ठीक है example.com का कोई एंट्री है, उनको मिल गया, वहां से वो आगे तक जाएंगे। यदि आपके ब्राउजर में नहीं मिलते हैं, नेक्स्ट वो क्या करेंगे, PC के कैश मेमोरी में जाएंगे, वहां से मिल गया, ठीक है, नहीं मिला, देन वो जाएंगे रिजॉल्वर के पास, रिजॉल्वर के कैश में मिल गया, वो वहां से आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। और रिजॉल्वर के कैश में भी यदि नहीं है, बट उनको यदि पता है कि इस पर्टिकुलर डोमेन का ऑथोरेटिव नेम सर्वर कौन है,
तो वो फिर टीएलडी या रूट डीएनएस नहीं करेंगे, वो सीधे चले जाएंगे कहाँ पर, इसके ऑथोरिटी नेम सर्वर के पास। ठीक है, और नहीं पता है तो डेफिनेटली उनको क्या करना पड़ेगा, वाया रूट देन टीएलडी देन यहां से होते हुए ऑथोरिटी नेम सर्वर तक पहुंचता है। एज ए सिस्टम एडमिन आपकी जो मोस्ट ऑफ जॉब रोल होती है उसमें ये रिजोल्वर जो आमतौर पर आईएसपी पर होते हैं, इनको कॉन्फ़िगरेशंस आपको नहीं करना होता है। तो रूट डीएनएस भी आप कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं और टॉप लेवल डीएनएस भी आप कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, ये सारे चीज़ें प्री कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आती है, ये जो लास्ट वाले सर्वर हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑथोरिटी नेम सर्वर, इस सर्वर को आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। और कई बार आपके ये जो सर्वर होते हैं, नेम जो सर्वर हैं आपके, ये एक से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, जहां पर आपका जोन एक्चुअल में रन करता है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा सर्वर जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले वाले जोन को हम लोग बोल देंगे प्राइमरी जोन और दूसरे वाले को जोन को हम लोग बोल देंगे ऑल्टरनेटिव जोन या बैकअप जोन। फर्स्ट सर्वर इज द प्राइमरी डीएनएस सर्वर एंड सेकेंड इज द ऑल्टरनेटिव डीएनएस सर्वर। अब ऑल्टरनेटिव की बात क्यों आती है कि इनकेस यदि एक डीएनएस सर्वर कभी मेरी फेल हो जाए तो उस केस में दूसरे डीएनएस सर्वर अवेलेबल हो जो इस काम को सही तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये पूरी डीएनएस की प्रोसेसिंग है कि किस तरह से डीएनएस सर्वर काम करता है। आमतौर पर ये होता है कि आप डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, बट ये जो प्रोसेस की पूरी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। ठीक है, कई बार चीज़ें कोई छूट जाती है, तो एग्जैक्ट फॉर्मेट में यहाँ पर हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कस किया। अब जो ऑथोरिटी नेम सर्वर है, इस सर्वर के पास अलग अलग तरह के रिकॉर्ड होते हैं। कहाँ पर, आपके ऑथोरिटी नेम सर्वर के पास। ठीक है, आपके जोन में, और ये किस सर्वर के पास होंगे, बेसिकली जो आपका प्राइमरी डीएनएस होगा उसके पास। और इसी रिकॉर्ड को एग्जैक्ट कॉपी जो होता है रिप्लिका, इनको रिप्लिकेट कर दिया जाता है कहाँ पर, ऑल्टरनेटिव डीएनएस के पास। ठीक है, ऑल्टरनेटिव डीएनएस के पास, ताकि प्राइमरी से यदि वो रिकॉर्ड नहीं मिले तो सेम रिकॉर्ड को रिट्रीव किया जा सके कहाँ से, ऑल्टरनेटिव डीएनएस से। तो थोड़ी बहुत हम लोग समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। पहली जो रिकॉर्ड होती है वो होती है ए रिकॉर्ड, जिसको हम लोग होस्ट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। इस होस्ट रिकॉर्ड के फॉर्मेट में क्या होते हैं कि आपको सबसे पहले जो भी डिवाइस है उनके नेम देना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरा एक सर्वर है, इसकी नाम है सर्वर 001 और इसकी आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, तो ये हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। ठीक है, और डोमेन के नाम इनको ऑलरेडी पहले से ही पता है कि मेरी डोमेन का नाम क्या है। इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो example.com है, तो इसकी पूरी जो नाम होगा वो क्या होगा, सर्वर 001.example.com और उससे एसोसिएट आईपी कौन सी होगी, 1.1.1। अब एक पर्टिकुलर किसी चीज को, किसी वेबसाइट वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा सर्वर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप चाहते हैं कि नहीं ये जो नाम है सर्वर 001 ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ हम लोग इस तरह के नाम देते हैं लाइक www। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये मेरा ओरिजिनल रिकॉर्ड है, इसी रिकॉर्ड का उर्फ या एलियस एक मैंने बना दिया। तो इस तरह के रिकॉर्ड को हम लोग एलियस रिकॉर्ड या सीनियम रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एलियस का मतलब होता है जस्ट उसका एक दूसरा नेम, और सीनियम का मतलब होता है कि एक रिकॉर्ड को ही दूसरे रिकॉर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों आमतौर पर यदि देखा जाए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाए, तो अमूमन एक ही चीज़ है। अब यदि आपकी ये इंफॉर्मेशन IPv6 में है तो उनको बोला जाएगा 4 टाइम ए रिकॉर्ड। ठीक है, ये भी होस्ट रिकॉर्ड है, बट ये IPv6 के लिए होता है। मान लो आपका सर्वर का नाम है सर्वर 001 और उससे एसोसिएट आईपी है लाइक 2001:1, तो ये जो एड्रेस है वो IPv6 के फॉर्मेट में है। ठीक है, और आप यदि चाहते हो कि मुझे पर्टिकुलर कोई मेल सर्वर को पॉइंट आउट करना है, बताना है अपने डीएनएस में, तो उस रिकॉर्ड को बोला जाता है MX रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंजर। सिंपली आप एक डोमेन रजिस्टर करते हैं GoDaddy के पास, डोमेन आपकी वहां पर रजिस्टर्ड है, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद की एक डीएनएस सर्वर बनाते हैं और चाहते हैं वो जो नाम है वो आप अपने पास यूज करें। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, कई बार, या आप चाहते हैं कि आपकी डोमेन नेम कहीं और रजिस्टर्ड है,
बट आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर के पास उस डोमेन नेम को यूज करें तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ता है, एक ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम लोग परफॉर्म करते हैं और एक रिकॉर्ड के थ्रू, दैट इज कॉल्ड TXT रिकॉर्ड। यहां पर जो रिकॉर्ड मैंने ए रिकॉर्ड डाला, इसके जो अपोजिट रिकॉर्ड होते हैं उनको पॉइंटर या तो PTR रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जहां पर IP फर्स्ट में होते हैं, देन उनके नेम होते हैं, लाइक सर्वर 001। तो ये वाली रिकॉर्ड जहां पर रिप्रेजेंट करता है इसको बोला जाता है फॉरवर्ड लुकअप जोन FLZ, और रिवर्स लुकअप जोन के अंदर में हमारे क्या होते हैं, पॉइंटर रिकॉर्ड होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स लुकअप जोन। ठीक है, तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स लुकअप जोन हर समय यूज नहीं होते। आमतौर पर फॉरवर्ड लुकअप जोन जैसे वेबसाइट वगैरह आपको होस्ट करना है तो आमतौर पर आपको सिर्फ फॉरवर्ड लुकअप जोन ही चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी जैसे सर्विसेज जो विंडोज में चलते हैं उनके लिए भी फॉरवर्ड लुकअप जोन भी चाहिए, बट कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहां पर आपको रिवर्स लुकअप जोन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब ये जो पूरी DNS का स्ट्रक्चर आपने देखा, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है DNS हायरार्की। इट इज कॉल्ड DNS हायरार्की। इस हायरार्की में सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं रूट। इसके अंदर में अलग अलग टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, लाइक .com हो सकते हैं, .edu हो सकते हैं, .org हो सकते हैं, .in हो सकते हैं, और इन तमाम डॉट के बाद भी एक डॉट होते हैं जो हिडन होता है, जो रूट को रिप्रेजेंट करता है। अब जब एक कोई कंपनी या कोई एक स्पेसिफिक पर्सन यदि कोई डोमेन लेता है तो सबसे पहले ये तय करता है कि उनको कौन टॉप लेवल डोमेन में चलाना है, .com में चलाना है, .edu में चलाना है, .org में चलाना है, .in में चलाना है। कुछ डोमेन होते हैं जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी जाके रजिस्टर कर सकते हैं, बट जैसे आप .edu लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंडेटरी है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब हम लोगों के जैसे जो इंस्टीट्यूशंस है वो नहीं, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, उसमें प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं आते। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस वाले .com, .org इसी तरह की चीज़ों को यूज करते हैं, .in लाइक दैट। कोई .nic यूज करना चाहते हैं तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। .gov यूज करना चाहते हैं तो वहां पर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन बकायदा लगता है, देन आप रजिस्टर कर सकते हैं। .com जो है ये बड़ा पॉपुलर डोमेन है और कमर्शियल पर्पज के लिए जहां भी थोड़ी बहुत पैसे की लेन देन होती है, कोई बिजनेस होता है, वो कोई भी तरह का नेचर का बिजनेस .com यूज कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए यदि हम लोग लें बहुत कॉमन गूगल, तो ये भी .com के अंदर में रजिस्टर्ड है। हम लोगों की जो वेबसाइट है क्लाउडनेट इंडिया, ये भी .com के अंदर में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका TLD टॉप लेवल डोमेन, और इनको बोला जाता है सेकेंड लेवल या मिडिल लेवल डोमेन। ठीक है, तो आप जब रजिस्टर करते हैं तो एक्चुअल में किसको रजिस्टर करते हैं, सेकेंड लेवल डोमेन को करते हैं। इसी नाम को आपको सिलेक्शन करना होता है और किसके अंदर में करते हैं, किसी टॉप लेवल डोमेन के अंदर में। और इसके अंदर में भी हम अलग अलग शॉप डोमेन बना सकते हैं, लाइक मुझे कोई मेल सर्वर के लिए बनाना है तो mail.cloudnetindia.com, वेब सर्वर चलाना है तो www। ठीक है, हमको किसी ERP सर्विस को चलाना है तो erp.cloudnetindia.com। हालांकि मेल के लिए और ERP के लिए तो बात ठीक है, बट www के लिए ऐसा होते हैं कि लोग मेन डोमेन में ही cloudnetindia.com रखें और उसी का एक एलियस के तौर पर www को यूज करते हैं। आप चाहे तो इनको सब डोमेन बना के भी यूज कर सकते हैं। और इसके नीचे आपके मल्टीपल सर्वर लगे हुए होते हैं, लाइक मेरा वेब सर्वर को रिप्रेजेंट के लिए सर्वर 1 भी हो सकते हैं, सर्वर 2 भी हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर आपका हो गया होस्ट का नाम, और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ये हो गया डोमेन का नाम। अब मान लो किसी कंप्यूटर का नाम है सर्वर 1 और उनके डोमेन के नाम है example.com, तो यहां तक हो गया आपका डोमेन के नेम और यहां तक हो गया आपके होस्ट के नेम, और पूरे नेम को मिला के बोला जाता है FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, तो इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क को जब आप ऑपरेट करते हैं तो DNS सर्वर ऑटोमेटिकली वहां पर फंक्शनल होते हैं। ये बात अलग है कि आपको डायरेक्टली DNS से इंटरेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट बिना DNS का यदि इंटरनेट होता
तो आप अपने पॉकेट में एक डायरी रख के हर समय घूम रहे होते और जब भी किसी भी इंटरनेट को एक्सेस करते तो उस डायरी से, जैसे पहले के ज़माने में जब टेलीफोन बुक नहीं हुआ करता था तो हम टेलीफोन के डायरी मेंटेन करते थे और वो एक ऑर्गेनाइज तरीका से हम लोग स्टोर करके रखते हैं, फिर हमें एक्सेस करने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, चीज़ों को समझने में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें बहुत सारी आगे भी चीज़ें होती हैं, जैसे रिकर्सिव जो लुकअप होते हैं वो क्या होते हैं, इटरेटिव जो लुकअप होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिकर्सिव लुकअप क्या होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के जो जोन होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, उनके बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, वो ज़्यादा डिटेल की सब्जेक्ट है। आप यदि चाहते हैं कि नहीं आपको और भी डिटेल में जाके चीज़ों को डेप्थ में प्रोफेशनली इन चीज़ों को लर्न करना है, तो आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम जहाँ पर डीएनएस भी इंक्लूड हो सकते हैं, लाइक MCSA, MCSE या रेड हैट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए RHC, AWS के लिए सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट जो हैं, इनके जो भी प्रोग्राम है सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, इनको आप कर सकते हैं। एज्यूर को आप लर्न कर सकते हैं। ये तमाम प्रोग्राम हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जो क्लासरूम में भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी अवेलेबल हैं। तो आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी डिटेल में लर्न करना है, प्रोफेशनली लर्न करना है, इसी के ऊपर में करियर बिल्ड करना है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप यदि चाहते हैं कि नहीं मैं कहीं ऑलरेडी लर्न कर चुका हूँ या अभी भी कर रहा हूँ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहिए। मैं आपके लिए, मेरा प्रयास होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद इसी तरह से कुछ ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेके आऊँ जो आपके जॉब रोल को इन्हेंस करने में, चीज़ों के बारे में डिटेल समझ बनाने में हेल्प करें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के करियर बिल्ड में हेल्प कर सके। तब तक अपना रखें बहुत बहुत ख्याल। जय हिंद, जय भारत।